हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कल्पना वार्ष्णेय। वेलकम टू टेटोलॉजी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इंग्लिश में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन प्याजे। कोई भी एग्जाम हो टीचर्स रिलेटेड, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्याजे से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन ना आए। तो टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी एक एक टॉपिक आपको, जो प्याजे से रिलेटेड एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगी। वीडियो थोड़ा डिटेल्ड हो सकता है, तो वीडियो को ज़रा पेशेंसली ध्यान से देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहले जानते हैं जीन प्याजे कौन थे। जीन प्याजे एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। इन्होंने जंतु विज्ञान में पीएचडी की उपाधि धारण करी थी। बायोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान था, पता चल रहा है, क्योंकि इन्होंने पीएचडी करी थी जंतु विज्ञान से। तो इनके सिद्धांत में बायोलॉजी बहुत झलकती है, मतलब बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी से रिलेटेड। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और उनका सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने अपने जो बालक है, बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, तो इसी वजह से इनके सिद्धांत को विकासीय अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर रिसर्च करी, और स्किनर ने चूहे पर करी, और कबूतर पर करी, और पावलम ने कुत्ते पर करी, कोहलर ने चिंपैंजी पे करी। लेकिन ये एक पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने असल में बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चों की लर्निंग से ही रिलेटेड इनका सिद्धांत है, तो बच्चों पे ही इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स करे, कई बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करे, और जो रिजल्ट निकला, जो कंक्लूजन निकला, उसके आधार पर उन्होंने अपने इस विकास की अवस्था के सिद्धांत को बताया। तो इन्होंने अपने तीनों बच्चों के मानसिक विकासों का बारीकी से अध्ययन किया, और इसी आधार पर इन्होंने 400 से अधिक पुस्तकों और लेखों का प्रकाशन किया। इनकी जो बुक्स हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, देख लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम कि क्या ऐसी मेन पॉइंट्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे और इन्होंने बताए थे, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इनको बोला गया। क्या बोला गया इन्हें? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। क्यों बोला गया? मैंने पहले बताया था कि ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर, असल में बच्चों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था, उनके कंक्लूजन के आधार पर ही उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था। तो इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब आगे देखते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ये तो पता ही है। संज्ञानात्मक जो थे, ये मनोविज्ञान के समर्थक थे। इनका कहना था कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है, या व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है, जो लर्निंग होती है, वो अनुभवों के आधार पर होती है, इन्वायरमेंट से या दूसरों के नकल से जैसे कुछ भी नहीं सीखता है। बहुत कम प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट का, सारा कुछ जो होता है बच्चे का अनुभव होता है। मैच्योरिटी के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस दिया था। उनका ये बहुत इनके सिद्धांत के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैच्योरिटी। इनके अनुसार जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चा मैच्योर होता है, और हर मैच्योरिटी का एक लेवल होता है, एक कंटेंट्स होते हैं कि बच्चा इस मैच्योरिटी पर ये सीख जाएगा, है ना। और फिर अगली स्टेज पे पहुंचेगा, नहीं उससे और थोड़ा मैच्योर होगा तो अगली स्टेज पर आएगा, तो फिर ये कुछ चीज़ें ये सीख जाएगा, फिर और मैच्योर होगा। तो इस तरीके से उन्होंने मैच्योरिटी के लेवल बनाए थे, और हर लेवल पर कुछ चीज़ों को बताया था कि इस लेवल पे बच्चा ये चीज़ें ज़रूर सीख जाता है। अब उसके बाद देखते हैं, उन्होंने ये इनेटिस्ट थे, मतलब इनका ये कहना था कि जो बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, मतलब जो बच्चा हेरिडिटी से लेकर आता है, जो वंशानुक्रम से उसको गुण प्राप्त होते हैं, वो ही निश्चित करते हैं कि बच्चा कैसे और कितनी जल्दी सीखेगा। उसकी जो सीखने की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होगी, ये उसके हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे नहीं। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, तो वो प्याजे थे जिन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। और एक्टिव लर्नर, देखिए लिटिल साइंटिस्ट होगा तो एक्टिव लर्नर होगा, मतलब बच्चे को आप देखिए कुछ भी दे दीजिए, कोई खिलौना दे दीजिए या कुछ भी आप दे दीजिए, कुछ भी। बच्चा अगर खाली टेबल पे बैठा, उसके हाथ में एक पेन भी है ना, अगर उसे अकेला छोड़ दोगे तो थोड़ी देर में वो पेन टूटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा उसको उस पर सीखने की कोशिश करता है, पेन क्यों चल रहा है, इसके अंदर क्या है, ऐसे दबाने से इस पेन की जो रिफिल है वो बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से वो उसको खुद सीखने की कोशिश करता है। वो ये कोशिश करता है कि उसे बताया ना जाए, बल्कि वो खुद सीखे, अपने एक्सपीरियंस से सीखे। उसके बाद आता है, अब आप ये बोलोगे कि फिर
गाइडेंस का तो कोई फ़ायदा नहीं, गाइडेंस देनी पड़ती है उनको, जो हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं, हम सिर्फ उनको गाइडेंस देते हैं। ये पियाजे का कहना था। बाकी वो अपने हिसाब से अपने मैच्योरिटी लेवल के आधार पर सीखते हो। मैच्योरिटी लेवल उनका किस आधार पर बढ़ता है? उनके हेरिडिटी और उनके इनेट जो होते हैं उनके आधार पर उनके में मैच्योरिटी लेवल आता है। अब देखिए सोशल इंटरेक्शन उन्होंने नो इम्पॉर्टेंट, मतलब बोला था कि सोशल जो इंटरेक्शन है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आपने कभी देखा होगा कि बच्चे बहुत सारे जब एक जगह बैठे होते हैं और एक जगह बहुत बड़े बैठे होते हैं तो बड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो उनकी वो अपनी अलग एक दुनिया में होते हैं। कोई बच्चा किसी चीज़ से खेल रहा होगा, कोई किसी चीज़ को तोड़ रहा होगा, है ना, वो लगातार कुछ ना कुछ खुद से सीखने की कोशिश करते रहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले उनके द्वारा बताए गए कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये टर्म नहीं समझ पाएंगे तो हमें सिद्धांत में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़े से टिपिकल टर्म है। तो सबसे पहला टर्म है स्कीमा, जो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि स्कीमा क्या है भाई, नया वर्ड है ना थोड़ा सा। स्कीमा क्या है? स्कीमा, तो स्कीमा का क्या होता है कि ये हम इसको एक ब्लॉक की तरह मान लेते हैं। अभी समझ से एक ब्लॉक, जो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे ब्लॉक्स को बना के, रंग बिरंगे टुकड़े होते हैं उन्हें जोड़ के वो एक कभी घर बना देते, कभी कार बना देते, गेम होता है ना बच्चों का खेलने का। तो हम जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं उसको हम स्कीमा मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे के माइंड में ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। या चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम अपनी अलमारी होती है हमारे घर में, तो हम उसमें बहुत सारे फोल्डर सेट कर लेते हैं कि भाई ये बिजली के बिल का है, LIC के हमारे जितने इंश्योरेंस है उनका, ये हमारी मार्कशीट का है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स का है, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह हमने इसमें फ़ोटो स्टेट लगा रखी है ना, ये हमारे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का है। तो ऐसे हम कई फाइल्स बना के रखते हैं और फोल्डर्स होते हैं। फोल्डर्स में हम नाम लिख लेते हैं, भाई ये इस चीज़ का है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उन फोल्डर्स को ज़रूरत के अनुसार पर निकाल लेते हैं। सेम थिंग हमारा माइंड में स्कीमास करते हैं। हमारे माइंड एक अलमारी की तरह है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन के जो फोल्डर हैं वो स्कीमाज हैं और वो हमारे माइंड में स्कीमा सेट है। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो स्कीमा हम बाहर निकाल लेते हैं, या वो स्कीमा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, स्कीमा आ जाता है बाहर। जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो स्कीमा से के आधार पर बच्चा नई सिचुएशन से डील करता है। अब हम स्कीमा को एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस है। पास्ट एक्सपीरियंस, पुराने अनुभव, वही तो होते हमारे स्कीमा। वही हमने कुछ अनुभव करा और हमारा स्कीमा बन गया। हम कोई नई चीज़, नई परिस्थिति में आते हैं, वहाँ हम कुछ नया देखते हैं तो हम उसको एक नाम दे देते हैं कि भाई ये जैसे अब बच्चे ने बिल्ली देखी, ठीक है, एक कोई जानवर देखा, उसको उसने देखा 4 पैर हैं, म्याऊं म्याऊं कर रही है, रोएदार है, तो ये बिल्ली है। उसका दिमाग में स्कीमा बन गया बिल्ली, ठीक, बिल्ली का स्कीमा हो गया। अब अगली बार जब बिल्ली दिखेगी तो वो स्कीमा से मैच कर जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे हम और देखेंगे। अभी हम और टर्म्स देखते हैं इनके। पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस 2 तरीके से होता है। पहला तो कैसे होता है भाई, पहला एडेप्टेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले एडेप्टेशन करता है बच्चा, और दूसरा इक्विलिब्रियम। अब एडेप्टेशन क्या होता है, मैंने कहा था जंतु विज्ञान के बहुत सारे टर्म्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। एडेप्टेशन आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं अनुकूलन करना, ठीक है। क्या होता है, जब कोई परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति से अनुकूलन ही तो करते हैं भाई। मान लो हमें भूख लग रही है, ये परिस्थिति आ गई हमारे सामने, तो हम अनुकूलन कैसे करेंगे, कुछ खाएंगे। पेट की भूख को, जो हमारी ड्राइव आई हंगर की, उसको हमने शांत करा। तो ये क्या करा, हमने अडेप्ट करा, ठीक है। अब ठंड लग रही है, बहुत ठंड, भाई ठंड का मौसम चल रहा, बहुत ठंड लग रही है, तो हम अडेप्ट कैसे करेंगे, एडेप्टेशन कैसे होगा हमारा, हम ठंड से बचने के लिए कुछ गर्म चीज़ को खाएंगे पिएंगे, शॉल ओढ़ेंगे, स्वेटर्स डालेंगे, आग जलाएंगे, तो ये क्या हो गया, एडेप्टेशन हो गया। तो सेम थिंग मनुष्य या बच्चा अपने ब्रेन में करता है एडेप्टेशन। जब भी उसके सामने कोई सिचुएशन आती है तो जो उसके माइंड में, मैंने अभी आपको स्कीमाज बताए थे, जो स्कीमाज होते हैं यानी नॉलेज के जो ब्लॉक्स होते हैं, जो नॉलेज के फोल्डर्स होते हैं, वो उनसे तुरंत मैच करता है और पुरानी इन्फॉर्मेशन को निकाल के नई इन्फॉर्मेशन में फिट करने की कोशिश करता है। क्या ये वही है जो मैंने पहले देखा था, क्या ये बिल्ली है जो मैंने पहले देखी थी, ठीक है। अगर सही होता है तो इक्विलिब्रियम की अवस्था आ जाती है, जो मैंने यहाँ नीचे डिस्क्राइब करी है। भाई पुराने जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो हमारा पहले से बसा हुआ स्कीमा है दिमाग में, वो नई इन्फॉर्मेशन से अगर मैच कर जाता है तो एक बैलेंस बन जाता है, तो इसे हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। हिंदी में से बोलते हैं हम साम्य अवस्था। लेकिन मान लीजिए मैच नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, उस नए ज्ञान को, ये जो एडेप्टेशन है, अनुकूलन यानी,
तो अगर मान लीजिए पुराना स्कीमा नए स्कीमा से मैच नहीं करा तो क्या होगा, तो हम उस नई परिस्थिति से कुछ सीखेंगे और उसका एक अलग स्कीमा बना लेंगे कि भाई ये नई परिस्थिति ये है और हमने ये बना लिया स्कीमा। ठंड आई, बच्चे को नहीं पता था भाई ठंड है, लेकिन वो जब उसको पास में रखा उसने कुछ ओढ़ लिया या गलती से उसकी मम्मी ने उसको डाल दिया या गलती से कुछ आ गया या आग के आगे वो खड़ा हुआ, उसने कहा अरे मेरी तो ठंड चली गई। तो ये स्कीमा बन गया कि आग जलने पर ठंड ख़त्म हो जाती है, अगली बार जब ठंड लगेगी तो आग के सामने बैठेगा, कोशिश करेगा, ढूंढेगा या कोई कपड़े पहनेगा। तो एक स्कीमा क्रिएट हो गया उसके दिमाग में। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अब आगे देखते हैं कि ये जो अभी मैंने एडेप्टेशन की बात करी, इसके अंदर भी हमारे दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है आत्मसातकरण और दूसरा होता है हमारा समाविष्टीकरण। तो आत्मसातकरण देखते हैं सबसे पहले। एसिमिलेशन, इसको अगर हम एक तरीके से बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ऑब्जर्व करना। एब्जॉर्व का अगर आप देखोगे हिंदी मीनिंग क्या होता है एब्जॉर्व करने का, एब्जॉर्व माने सोखना। कोई भी जब नई सिचुएशन के आती है किसी बालक या किसी लर्नर के सामने, तो वो उस नई सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। उसकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसके हाथ, उसके आँख, उसके कान, नाक, स्किन, है ना, ये एब्जॉर्व करती हैं उस नई सिचुएशन को। और कहाँ जाता है सब जो संदेश होता है, जो उनका जो नई परिस्थिति का जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त करा, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हमारे माइंड के स्कीमा से मैच होने के लिए। ये जो क्रिया हो गई, ये जो प्रोसेस हो गई, इसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं, बस हमने एब्जॉर्व करा, हमने नोटिस करा, ठीक है, वो हो गया हमारा एसिमिलेशन यानी एब्जॉर्प्शन यानी आत्मसातकरण। अब क्या हुआ, नया और पुराना मिलाया, नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या हुआ, नहीं मिला तो गड़बड़ हुई ना भाई, नहीं मिला तो क्या हुआ, अब चेंज करो भाई, ये तो इन्फॉर्मेशन मैच ही नहीं खा रही है। तो हम क्या करेंगे, उन नई परिस्थितियों को अच्छे से देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे और एक नया स्कीमा बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा समाविष्टीकरण यानी एकोमोडेशन, जिसको हम कह सकते हैं समायोजन। समायोजन, ठीक है, ये वर्ड आपने ज़्यादा सुना होगा तो समझ में आएगा। उदाहरण के द्वारा भी हम आगे देखेंगे। मतलब हमारा आत्मसातकरण क्या हुआ, सिर्फ एब्जॉर्व करना, नई परिस्थितियों को देखना, समझना और उसको स्कीमा से मैच करना। अगर मिल जाता है तो ठीक है, हम समयावस्था में पहुंच गए, और नहीं मिलता है तो हम करेंगे समायोजन यानी नए स्कीमा को क्रिएट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक बच्चा है जिसका स्कीमा आप देख रहे हो, स्कीमा में क्या है, ये बिल्ली है। स्कीमा में आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्ली है, यानी उसके दिमाग में बिल्ली के, मैंने आपको बताया था वो बच्चे ने एक जंतु देखा, एक जीव देखा, 4 पैर थे, रोएदार थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, उसने कहा कि ये बिल्ली है, स्कीमा बन गया बिल्ली है, ठीक है। लेकिन अभी उसके सामने बिल्कुल वैसा ही रोएदार, जिसके हल्के हल्के बाल हैं, 4 पैर हैं, छोटा सा एक पपी आता है, कुत्ते का बच्चा आता है। बच्चा सोच में पड़ जाता है, वो स्कीमा से मैच करता है ना। अब ये अपने स्कीमा से जो मैच कर रहा है, ये इसको और इसको मैच कर रहा है, इस कुत्ते को और इस बिल्ली को मैच कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये एसिमिलेशन हो रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, अपने दिमाग में संदेश जा रहा है उसके कि हाँ भाई ये मेरे स्कीमा से मैच हो रहा है, जो कि हमारा स्कीमा क्या है, पूर्व निर्मित है, पहले से बिल्ली के बारे में बनाया गया है। कोशिश करी इसने मैच करने की, नहीं मैच हुआ, ठीक है। फिर उसने देखा ये तो भौं भौं कर रहा है, जब कुत्ता भौंका तो उसने कहा अरे वो तो म्याऊं म्याऊं कर रही थी लेकिन ये तो भौंक रही है, ठीक है। या फिर सामने उसके पेरेंट्स या कोई उसके मम्मी या कुछ दीदी वगैरह जो भी खड़ी थी, उन्होंने कहा भाई ये कुत्ता है, ये भौं भौं करता है, बिल्ली नहीं है। जब उसने बोला ना बिल्ली है तो उन्होंने मना करा, नहीं ये भौं भौं कर रहा है, बिल्ली नहीं है, कुत्ता है। तो जब उसने, और या फिर उसने हो सकता है खुद एक्सपीरियंस करा कि ये कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या हुआ, अब उसने ये स्कीमा जो है ये न्यू है, ये क्रिएट करा है। पहले बिल्ली का क्रिएट करा था, अब उसने कुत्ते का क्रिएट करा कि दिस इज़ अ डॉग, सेम कैट की तरह, बट ये भौंकता है। कैट म्यू म्यू करती है, डॉग भाव भाव यानी बाहर करता है। तो ये इसने एक नया स्कीमा क्रिएट कर लिया। इस तरीके से बच्चे के दिमाग में अब पहले एक स्कीमा था, अब 2 स्कीमा हो गए, ठीक है। तो ये आज आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं पूरे कोशिश करूँगी आपको
क्लियर करूं कंसेप्ट आपके। अब देखिए, जो पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली अवस्था थी संवेदात्मक कामक अवस्था, सेकेंड प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको ऐसा याद करने के लिए एक सिंपल कोड भी हम बना सकते हैं, SPCF। ठीक है, जिन लोगों को याद नहीं होता वो कर सकते हैं SPCF, है ना। इससे हमें ज़रा एक कोड सा बन जाता है और याद हो जाता है। अब एक एक करके हर अवस्था की हम खासियत देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली अवस्था लेते हैं सेंसरी मोटर। ये जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। ठीक है, जन्म से लेकर 2 साल तक। तो ये तो बहुत सिंपल बात है कि बहुत ड्रामेटिकली ग्रोथ होती है। तो आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। वो कितना छोटा पैदा होता है, साइज़ में, आकार में छोटा होता है, और धीरे धीरे वो, और कुछ नहीं आता, वो धीरे धीरे चलना भी सीख जाता है, बोलना भी सीख जाता है 2 साल तक। तो बहुत ड्रामेटिकल बढ़ता है वो। ठीक है, प्रकाश और आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया करता है, ये भी बहुत आसान सी बात है। रुचिकर कार्य करते रहना चाहता है, जो अच्छा लगता है बस वही करता है, कष्ट नहीं सहना चाहता। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है ना। छोटा बच्चा है तो आपको पता है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। उसके बाद है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व यानी, वस्तु स्थायित्व का मतलब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चा सीख जाता है कि कोई चीज़ जो उसे दिखाई नहीं देती वो स्टिल होती है, वो तब भी होती है जब बच्चा उसको नहीं देख पा रहा। मतलब वो समझ जाता है कि अगर चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तब भी, है ना। जैसे अब आपने देखा होगा, हम बच्चे के सामने कोई टॉय दिखाते हैं और फिर उसे छुपा देते हैं, तो जो 8 महीने 9 महीने से छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, वो रोने लगता है कि उसे लगता है वो चीज़ चली गई, वो हमेशा के लिए चली गई, और वो रोने लगता है परेशान होके। लेकिन जब बच्चा 8 से 9 महीने का हो जाता है, 8-9 महीने से ऊपर हो जाता है, यूजुअली 8 महीने पर ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है ना। 8 महीने पर कितने पे आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? 8 मंथ पे। तो जब बच्चा 8 मंथ का हो जाता है, अगर उसको आप कोई खिलौना दिखा के छुपा देते हो तो वो फिर रोता नहीं है, वो उसको ढूंढता है कि आपने कहीं बेड के नीचे तो नहीं छुपा दिया है, किसी बेडशीट के नीचे तो नहीं छुपा दी, ब्लैंकेट के नीचे, वो कब उसको ढूंढने की कोशिश करता है। इसी तरीके से हम एक बच्चे को गेम खेलते देखा होगा आपने, पीकबू बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में हम लोग ता बोलते हैं, कि बच्चे के आगे हम जाते हैं और किसी कपड़े से अपने फेस को कवर कर लेते हैं, बच्चा रोने लगता है। लेकिन 8-9 महीने से जब बड़ा बच्चा हो जाता है वो पहचान जाता है, वो दुपट्टे को या जो भी जिस चीज़ से आपने कवर करा उसको हटा के वो आपको ढूंढ लेता है। तो ये हमारा, इसे ही बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, कॉज एंड इफेक्ट का भी गुण आ जाता है। बच्चा समझ जाता है कि वो कुछ करेगा तो उसका प्रभाव भी कुछ ना कुछ होगा, ये समझ जाता है। जैसे बच्चे को भूख लगती है, बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, उसको गोद में उठा लेती है। तो बच्चा समझ जाता है कि भाई वो रोएगा तो माँ उसको गोद में उठा लेगी। तो ये जो है कॉज एंड इफेक्ट हो गया। बच्चा समझ जाता है कि उसे कुछ करने का प्रभाव ये होगा, ये करेगा तो ये प्रभाव होगा। खिलौने को वो बार बार फेंकता है, कभी कभी देखा हो बच्चा खिलौने को बार बार फेंकता है, तो उसे कोई ना कोई उठा के दे देता है। वो समझ जाता है मैं फेंकूंगा तो कोई अटेंशन सबकी मेरी तरफ आएगी और मेरे को मेरा खिलौना उठा के दे दिया जाएगा। तो ये भी आ जाता है बच्चे में इस अवस्था में। उसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल की होती है। इसके भी 2 काल होते हैं, एक पूर्व प्रत्यात्मक और एक अंतः प्रत्यात्मक। इस काल में बच्चे की भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा भाषा का विकास इसी अवस्था में होता है। बच्चा बहुत तेज़ी से 2 वर्ष का बालक 200 शब्दों तक और 6 वर्ष का बालक 1600 शब्दों को समझ जाता है। अब इस जो हमारी अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी? जीववाद, एनिमिज्म। क्या होता है एनिमिज्म? एनिमिज्म मतलब जानवर हो या कोई निर्जीव वस्तु, उसको बच्चा सजीव मानता है। जैसे अगर उसकी कोई डॉग है, डॉल है ना, तो वो अगर उसके डॉल को आप हाथ से मार दोगे तो उसे लगेगा उसको चोट लग गई, तो वो भी रोने लगेगा या उसको प्यार करेगा, उसे सहलाएगा, है ना। तो उसको ये लगता है कि ये असली है। हवाई जहाज अगर उसको कोई कार का गेम दे दे तो वो उसको उसी तरह ट्रीट करता है जैसे उसके पास एक असली कार है ना। वो निर्जीव वस्तुओं में सजीवता को ढूंढ लेता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये चीज़ निर्जीव है या ये चीज़ सजीव है। इसे ही हम बोलते हैं एनिमिज्म। उसके बाद दूसरी विशेषता आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। वो ये सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ बस वही सही है। वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं पाता। वो ये सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ बस वही सही है,
और सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, उन्हें लगता है मैं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपलटावी का गुण। अपलटावी का गुण क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि पलटने का गुण, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में वापस आना, मतलब किसी बात को पलट कर या रिवर्स करके उसके सामने अगर प्रस्तुत किया जाए तो वो उसे पहचान जाएगा कि दोनों सेम है। पलटावी का गुण जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी हम अभी बात करें, इसमें नहीं होता है पलटावी का गुण, तो उसको जब गुण नहीं होता तो हम उसे अपलटावी का गुण कह देते हैं, है ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है उसमें गुण आ जाता है, अपलटावी का मतलब है उसमें ये पलटावी का गुण नहीं आता, मतलब वो पहचान नहीं पाता कि दोनों अवस्थाएं सेम है। ठीक है, अब इसको हम चलिए एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने इस बच्चे से कहा कि 2 × 3 कितने होते हैं, 2 × 3। बच्चा तुरंत क्या रिप्लाई करेगा, भाई 6 होते हैं, क्योंकि 7 साल का बच्चा ये टेबल वगैरह तो कर लेता है, तो वो बोलेगा 6। लेकिन अगर आपने जस्ट अपोजिट कर दिया कि 3 × 6 कितने होते हैं, 3 × 2, बच्चा कंफ्यूज। अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें पलटावी के गुण का विकास नहीं हुआ है, यानी अभी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पर, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज पर ही है। ठीक है, और ये इस अवस्था का एक विशेषता होती है कि वो पलटावी का गुण का विकास नहीं होता, वो पलटावी अवस्था में होता है, वो रिवर्स नहीं कर पाता चीज़ों को। बच्चे का ये घर है, ये स्कूल है। बच्चे से आपने पूछा भाई तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, बच्चे ने कहा 2 किलोमीटर। यहीं आपने उल्टा पूछ लिया, बेटा स्कूल से घर कितनी दूर है, बच्चा कंफ्यूज, नहीं बता पा रहा। अगर नहीं बता पा रहा है मतलब पलटावी के गुण का विकास नहीं हुआ है, बच्चा अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज पर ही है। इस अवस्था की कुछ और विशेषताएं जो हैं वो देखते हैं। बच्चा सिंबॉलिकली सोचने लगता है, मतलब बच्चा प्राणी, वस्तु और शब्दों में संबंध स्थापित करने लगता है, चीज़ों को उनके नाम से पुकारने लगता है, ये वो इशारे करने बंद कर देता है। हर चीज़ का उसके नज़र में एक नाम होता है और उन नाम से ही उनको पुकारता है। अनुकरण, अनुकरण से सीखता है। देखिए प्याजे ये बात मानते थे कि एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बिल्कुल नहीं पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। अगर बच्चा किसी को कुछ करते देखता है तो उसको अपने दिमाग से उसको सोचता है, एक्सपीरियंस करता है उसको, और फिर उसको भी सीखता है, यानी अनुकरण से भी बच्चा कुछ सीखता है। इस अवस्था को हम बोलते हैं खिलौने की आयु। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं। तो प्याजे की जो दूसरी स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उस यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको खिलौने की आयु कहते हैं। इसमें बच्चा खिलौनों के माध्यम से खेलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ार में भी जाएंगे तो 2 से 7 साल की उम्र तक के बच्चों के बहुत खिलौने मिलते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चा खिलौनों के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद थर्ड स्टेज हमारी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 साल तक की जो हमारी अवस्था होती है उसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसमें बच्चा मूर्त चीज़ों से बहुत कुछ सीखने लगता है। ठीक है, मूर्त चीज़ों को ही समझता है, यहाँ पर भी उसमें तर्क की क्षमता का विकास नहीं होता है। अब देखिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। संरक्षण का गुण, संरक्षण का गुण इसमें आ जाता है, जो हमारी इससे पहले नहीं था लेकिन अब आ जाता है। क्रमबद्धता का गुण, मतलब किसी चीज़ को क्रम में लगा ले। देखिए संरक्षण को अभी हम आगे समझेंगे, अभी आगे देखते हैं। क्रमबद्धता का गुण आ जाता है, मतलब अगर बहुत सारी रंग की आपको, आप उसे बॉल दे दें और फिर कहें सब कलर, रेड अलग करो, ब्लू अलग करो, ग्रीन अलग करो, वाइट अलग करो, तो वो कर लेगा। ठीक है, छोटी बड़ी बहुत सारी पेंसिल आपने उसको दे दी, उससे कहोगे अलग अलग, तो वो सबको साइज़ के अकॉर्डिंगली अलग अलग करके उसको अलग कर देगा। ठीक है, पलटावी का गुण जो अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चा रिवर्स कर लेता है, यानी 3 × 2 6 बोल रहा है तो 2 × 3 भी अगर 6 बोल रहा है, वो सोच रहा है कि सेम है, तो पलटावी का गुण, तो वही पलटावी का गुण उस अवस्था में जो नहीं था वो यहाँ तीसरी अवस्था यानी कि मूल संक्रियात्मकता में आ जाता है। अब आते हैं हम कि ये संरक्षण का गुण क्या है। देखिए संरक्षण का गुण क्या होता है, संरक्षण का गुण क्या होता है, मान लीजिए हमने 2 सेम बीकर लिए, बराबर का पानी है। अब हमने क्या किया, एक बीकर का पानी हमने थोड़े चौड़े, ये देख लीजिए चौड़े बर्तन में पलट दिया। अब क्या हो गया, लेवल हो गया कम। लेकिन अगर हम बच्चे से पूछते हैं कि किस में ज़्यादा है, तो बच्चा मोस्टली बच्चा कह देगा, अगर इस अवस्था में नहीं है तो इससे पहले यानी हमारी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें बच्चा कह देगा कि इसमें ज़्यादा है। लेकिन जब बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है कि उसमें संरक्षण का गुण आ जाता है, तो वो तुरंत पहचान जाएगा कि नहीं दोनों बराबर है। ठीक है, क्योंकि उसने देखा है कि यहाँ तो दोनों बराबर थे तो यहाँ भी बराबर ही होंगे, है ना। यानी संरक्षण का मतलब आप क्या समझे,
संरक्षण का मतलब ये कि बच्चा समझ जाता है कि अगर किसी वस्तु का रूप और आकार बदल देते हैं तो उसके गुणों में कोई चेंज नहीं होता है। इसे ही कहते हैं संरक्षण का नियम। किसी चीज़ का अगर हम रूप बदल देते हैं, किसी चीज़ को किसी इधर से उधर दूसरे बर्तन में डाल देते हैं या उसका रूप बदलने की कोशिश करते हैं, तो बदलने पर भी जो है बाय दिखा में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसके भौतिक गुण समान होंगे। जैसे अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी गोलियाँ हमने पास पास करके रखी हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या करा, फैला दी, शैटर्ड कर दी, मतलब स्कैटर्ड कर दी, फैला दी। अब बच्चे से पूछा कौन सा ज़्यादा है। अगर बच्चे में संरक्षण गुण का विकास हो गया होगा तो बच्चा कहेगा नहीं ये तो दोनों बराबर है। लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो वो ये फैली हुई को देख के बोल देगा ये ज़्यादा है ना। तीसरा एग्जाम्पल भी और एक समस्या इसको क्लियर, ये दो हमने आटे की बॉल ली, हमने सेम साइज़ की बॉल है, बच्चे को दिखाई, फिर हमने उसी के सामने एक को पिचका दिया और हमने कहा बताना बेटा कौन सा ज़्यादा बड़ा है। अगर संरक्षण का गुण विकसित हो चुका है तो बच्चा कह देगा दोनों बराबर है, लेकिन अगर गुण का विकास नहीं हो तो बच्चा इसको ज़्यादा बताएगा क्योंकि ये से बड़ी दिखाई दे रही है, आकार में बड़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आते आते यानी इस अवस्था तक आते आते बच्चे में संरक्षण के गुण का विकास हो जाता है। वो समझने लगता है कि अगर किसी चीज़ को दबा दें, उसके रूप में परिवर्तन कर दें, फैला दें, तो उसकी मात्रा में उसके जो गुण हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चीज़ सेम रहती है। इसके बाद क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि मूर्त वस्तुओं के आधार पर वो मानसिक क्रियाएं करता है। मतलब अगर आपने उसे मूर्त वस्तुएं दिखा दी कि गिनती करो, इसे जोड़ो, इसे घटाओ, है ना, तो वो कर देगा। लेकिन वो जो अमूर्त संक्रियाएं हैं वो अभी डेवलप नहीं होती हैं, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। आत्म केंद्रितता में कमी आती है, जो सेंट्रेशन होता है, बच्चा सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट से किसी चीज़ को ना देख के दूसरों के दूसरी तरीके से भी देख सकता है। मतलब किसी चीज़ के एक, अगर जैसे हमने उसको सपोज़ करिए आम दिखाया कि ये मैंगो है ना, अब वो अगर उसके अंदर जो इससे पहले की अवस्था थी हमारी प्री ऑपरेशनल, उसमें बच्चे को बस ये पता है आम को खाया जाता है, मीठा होता है। लेकिन इस अवस्था में आते आते वो आम के बहुत सारे गुणों को बता देगा सोच के, आम में ये भी क्वालिटी होती है, इसके ये भी फ़ायदे होते हैं, ऐसे हम ये कर सकते हैं। मतलब वो जो सेंट्रेशन है किसी चीज़ पे कि एक ही गुण को पकड़ पाता है, इसकी जगह वो किसी चीज़ के बहुत सारी चीज़ों को, गुणों को बता देता है, तरह तरह के एस्पेक्ट से वो उस चीज़ को देखना शुरू कर देता है। और बालक तर्क करना शुरू कर देता है, मतलब हल्का फुल्का करता है, तार्किक शक्ति का उसका विकास तो नहीं होता है, लेकिन वो हल्का फुल्का तर्क करना शुरू कर देता है। अगर आप उसको कुछ बोलोगे, गलत बात बोलोगे, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो उसको अपोज करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट जो उन्होंने स्टेज बताई थी, वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संक्रिया अवस्था। 11 से 15 या ऊपर आगे, 18 या आगे, मतलब 11 के बाद ही होती है। इसमें क्या होता है, अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास करता है। मतलब चीज़ों को, जो चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में भी सोच लेता है। ठीक है, हम अगर उसको स्पिरिचुअल बातें बताएंगे तो उनको भी सोच लेगा। ठीक है, जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो वो मानसिक रूप से उन चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है, निष्कर्ष कर निकालने लगता है। मतलब अगर मुझसे कुछ एक सिचुएशन बताते हैं और फिर उससे पूछे बताओ इसका क्या रिजल्ट होगा, तो वो बताएगा। परिकल्पनाएं बनाने लगता है, व्याख्या करने लगता है। कोई चीज़ बताते हैं, उसको कहते हैं इसको डिस्क्राइब करो, तो वो डिस्क्राइब भी करने लगता है। बालक स्व आलोचक हो जाता है, यानी बालक अपनी आलोचना करना भी सीख जाए। अगर उसको कोई अपनी चीज़ गलत लगती है तो उसको एक्सेप्ट करना वो सीख जाता है कि हाँ भाई ये मेरी गलती है, स्व आलोचक है ना। दूसरों को देखता है, उनसे कंपैरिजन करता है, तो उसे लगता है नहीं मेरे अंदर ये कमी है, मुझे इसमें सुधार लाना है। तो ये चीज़ें भी बच्चे के अंदर आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था प्याजे के बारे में जितना मैंने आपको बताया। आप अगर कुछ कमी रह गई हो, आपको लग रहा हो ये पॉइंट्स अभी रह गए हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगी इसके बारे में। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि प्याजे ने बताया था कि उन्होंने एकदम एग्जैक्ट उम्र बताई कि भाई ये पहला होता है पहली अवस्था 0 से 2 साल तक होती है, दूसरी अवस्था 2 से 7 होती है, ठीक है, तीसरी 7 से 11 और फिर चौथी 11 से 15। लेकिन उनका ये मन है मैच्योरिटी लेवल पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पहली स्टेज में तो 2 साल पे आ गया, लेकिन दूसरी में 7 पर 8-9 साल तक भी वो दूसरी स्टेज पे ही रह जाता है ना। यानी उम्र मायने रखती है, लेकिन इतना नहीं। कभी कभी किसी जो थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं उनमें ये स्टेज
का जो आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन हर स्टेज की अपनी विशेषताएं वो सेम रहती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा सेकेंड स्टेज पर 9 साल तक पहुंच पाया, है ना, 9 साल तक आते आते उसकी सेकेंड स्टेज कंप्लीट हुई, तो 9 साल तक उसके अंदर वही विशेषताएं रहेंगी। ऐसा नहीं है 9 साल का हो गया तो उसमें तीसरी स्टेज की कुछ विशेषताएं आ जाएंगी। तो एज से नहीं, मैच्योरिटी लेवल के आधार पर उनका जो सिद्धांत है वो ज़्यादा फिट बैठता है। तो ये रहा था मेरा छोटा सा प्रयास आपको प्याजे के बारे में समझाने का। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।